नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज एक नए फंड के बारे में बात करेंगे जो है कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। नाम से थोड़ा थोड़ा आपको शायद अंदाजा लग रहा होगा, अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, लेकिन डिटेल में इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। और इस बाजार में जो बूमिंग मार्केट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर फ्रंट पे तेज़ी देखने को मिल रही है, प्लस कुछ आगे कंसर्न्स भी कहीं कहीं किसी किसी पॉकेट में लोग बता रहे हैं, ऐसे में क्या कॉन्ट्रा फंड में पैसे लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या होता है कॉन्ट्रा फंड, इसकी थीसिस क्या है, किस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स में इसमें पैसे लगाए जाते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे इसके फंड मैनेजर शिवानी कुरियन जी से। शिवानी कुरियन जी काफ़ी लंबे समय से कोटक ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और 2019 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। नमस्ते, शुक्रिया, हैप्पी टू बी हियर। जी, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फंड के बारे में थोड़ा समझेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले फंड मैनेजर मार्केट को इस समय कैसे एसेस कर रहे हैं, ये हमारे निवेशक और दर्शक जानना चाहते हैं। तो मोटे तौर पे आप लोग इंडियन मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? नीरज जी, देखिए अभी मार्केट में बजट का जो अनाउंसमेंट्स हमने देख लिया है, इलेक्शन बजट ये सब हमारे पीछे है, तो अभी यहाँ से मार्केट क्लियरली फोकस करेगी अर्निंग्स और फंडामेंटल्स पर। अगर हम मार्केट में देखें तो 3 फैक्टर्स मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जा सकती है। वो 3 फैक्टर्स है, एक तो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, सेकेंड है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और वहां पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल FY 25 और 26 के जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स है कंसेंसस के, वो अभी भी बरकरार है, वहां पे कोई कट हमने नहीं देखा। और अभी हम Q1 अर्निंग सीजन में है FY 25 के, अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। और तीसरा जो फैक्टर ऑफ कोर्स मार्केट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन देखें तो लार्ज कैप जो कि निफ्टी के वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पे है, पर अर्निंग्स ग्रोथ भी ऊपर है। तो हमारा मानना है कि निफ्टी यानी कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अभी भी काफी रीजनेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है। पर मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन ऊपर है, बोथ रिलेटिव टू निफ्टी यानी कि लार्ज कैप्स और बोथ रिलेटिव टू देयर ओन हिस्ट्री। तो इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत हम जो अप्रोच ले रहे हैं वो इन कंपनीज पर ध्यान दे रहे हैं जहां पे अर्निंग्स बरकरार है पर वैल्यूएशन रीजनेबल है। हम मोमेंटम को नहीं चेस कर रहे हैं और वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो फैक्टर्स मार्केट को यहाँ तक ऊपर ले आएंगे वो फैक्टर्स बरकरार है, बट कुछ कुछ पॉकेट्स में शायद वैल्यूएशन पे ध्यान रख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप फंड को समझते हैं, तो ये क्या है कॉन्ट्रा फंड और इसकी थीसिस क्या रखी है आपने? तो कॉन्ट्रा फंड जो है वो एक वैल्यू बायस्ड फंड है। यहाँ पे हम वैल्यूएशन पे ध्यान रखकर तो हम एस फंड कंस्ट्रक्ट जब करते हैं, बट ये सिर्फ वैल्यू फंड नहीं है, जैसे हमने पहले भी कहा ये वैल्यू कॉन्ट्रा फंड है। तो इस फंड का जो अप्रोच है, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो हम कॉन्ट्रेरियन यूनिवर्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब है कि हम उन स्टॉक्स या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आइदर अपने बेंचमार्क के हिसाब से उनका वैल्यूएशन मोर अट्रैक्टिव है या बेंचमार्क के हिसाब से ये सेक्टर्स या स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करे हैं। सेकेंड, हम देखते हैं कि शायद जो स्टॉक्स एक सेक्टर में भी जो अपने वैल्यूएशन हिस्ट्री के हिसाब से आज उनका वैल्यूएशन कम है। थर्ड एस्पेक्ट हम देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो कि एक सेक्टर में अन्य स्टॉक्स के हिसाब से उनका वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। तो ये एक यूनिवर्स बनता है जिस यूनिवर्स से हम उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस का फिल्टर लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स है जहां पे फंडामेंटल्स में चेंज हो रही है, जिसके कारण उनके मल्टीपल्स जो आज डिप्रेस्ड है रिलेटिवली, वो मल्टीपल्स में हम री रेटिंग देख सकते हैं। तो पहले तो हम यूनिवर्स क्रिएट करते हैं ऐसे स्टॉक्स के जो कि आज परफॉर्मेंस उनका बेंचमार्क या मार्केट के तुलना में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, या सेक्टर्स जहां जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उनमें से हम अपने फंडामेंटल्स जो हमारे इन हाउस एट्रीब्यूट्स है बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस के, उन एट्रीब्यूट्स को हम उस यूनिवर्स पे लगाते हैं। फिर हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और 50-60 स्टॉक्स का जो हमारा पोर्टफोलियो रहता है।
शिवानी, आपने कहा कि आप ये देखती हैं कि किस स्टॉक में चेंजेस हो रहे हैं फंडामेंटल में और आगे जाते हुए उसमें काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब वैल्यू बायस्ड है आपका, तो आप फॉरवर्ड लुकिंग फिर कैसे देखेंगे? आपको तो करंट वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिलना चाहिए, अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग देख रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो फिर ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया। नहीं, तो अगर जब हम फंड या फंड में स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तब वैल्यूएशंस उन स्टॉक्स के फेवरेबल होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो 4-5 क्राइटेरिया है कि ये स्टॉक अब बेंचमार्क अभी तक बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करे हो, या सेक्टर हैज अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क, या ये स्टॉक अपने हिस्ट्री के तुलना में उनका वैल्यूएशन कम है, तो जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तब हम वैल्यू का ध्यान रखते हैं। तो इसी कारण जब आप पोर्टफोलियो का ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं, वो ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो बेंचमार्क के तुलना में एक्चुअली पोर्टफोलियो का पीई कम है, तो दैट इज द वैल्यू बायस। पर वैल्यू बायस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम वैल्यू स्टॉक्स ही खरीद रहे हैं, पर हम उन स्टॉक्स पे ध्यान रहे हैं जहां पे री-रेटिंग, ग्रोथ या बिजनेस के कारण टर्न अराउंड हो सकती है, या सेक्टर में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। तो इसके कारण अगर हम पोर्टफोलियो कॉन्स्ट्रक्ट देखें तो पोर्टफोलियो का ट्रेलिंग 12 मंथ पीई बेंचमार्क से कम है, पर पोर्टफोलियो का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली बेंचमार्क से ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये कॉन्ट्रा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज़ और बताइए मुझे, ये थोड़ा थोड़ा स्पेशल सिचुएशन फंड से मैच करता हुआ दिख रहा मुझे। जैसे विदाउट नेमिंग, फार्मा में एक कंपनी है जो बहुत अच्छी है लेकिन उसके वैल्यूएशन हाफ है। क्यों आधे हैं? वो हमेशा आधे ही रहते हैं। या और एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, 2-3 साल पहले तक पीएसयू बैंक्स हाईली अंडरवैल्यूड थे और प्राइवेट बैंक बहुत तेज थे। तो क्या उस समय ये माना जा सकता था कि ये पीएसयू वैल्यू बाई है, कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पे ली जा सकती है? हाँ, देखिए वैल्यू बाय हो सकती है, पर अगर उसमें कोई ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से वैल्यूएशन या मल्टीपल रीरेट हो रही है, तो स्पेशल सिचुएशन फंड और कॉन्ट्रा में सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस है कि ये कॉन्ट्रा का फंड वैल्यू बायस्ड फंड है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 5 क्राइटेरिया रखे थे, जब हम स्टॉक्स खरीद रहे, इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करना सबसे इंपॉर्टेंट है और एब्सोल्युटली जरूरी है। बट सो इसका जो इस फंड का जो और स्पेशल सिचुएशंस फंड में जो डिफरेंस है, स्पेशल सिचुएशन फंड में हम ग्रोथ स्टॉक्स भी ले सकते हैं, उसमें वैल्यूएशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर कॉन्ट्रा में वैल्यू बायस्ड होने के कारण इन 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारा फंड का कॉम्पोजिशन स्पेशल सिचुएशन फंड से अलग हो सकता है। पर जैसे आपने कहा कि इन सेक्टर्स या इन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो आज वैल्यूएशंस डिप्रेस्ड है पर आगे चलकर वैल्यूएशंस में री-रेटिंग हो सकती है, यही फंड का स्ट्रैटेजी है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स में जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन चीप रह जाते हैं और उसमें री-रेटिंग नहीं होती है, तो ओनली वैल्यूएशन देख के फंड में इन्वेस्ट हम नहीं करते हैं। हम फंडामेंटल्स का एक फिल्टर लगाते हैं जहां पे हमको लगता है कि मीडियम टर्म में इसमें री-रेटिंग हो सकती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फंड काफी टाइम से कंजम्पशन या कंज्यूमर स्टेपल सेगमेंट में अंडरवेट रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये सेक्टर वाज अंडर परफॉर्मिंग मार्केट के हिसाब से, पर अब हमें लग रहा है कि इस सेक्टर में टर्न अराउंड हो रही है। रूरल इनकम पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है, मॉनसून्स काफी हद तक नॉर्मल रहे हैं और पॉलिसी सपोर्ट भी धीरे धीरे मिल रही है। तो इसी कारण अगर आप फंड का पोजीशनिंग अभी देखें तो हम कंज्यूमर में ओवरवेट है। तो इस तरह से हम थीसिस बनाते हैं और फंड में पोर्टफोलियो बनाते हैं। क्या रिलेटिव वैल्यूएशन को कॉन्ट्रा माना जाए? क्योंकि मार्केट में सब चल रहे हैं लेकिन रिलेटिवली वो कम चल रहा है। हो सकता है कि उसकी जो रियल वैल्यू है वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, लेकिन चूंकि दूसरे और बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं वैल्यू हाई वैल्यूएशन पे, तो रिलेटिवली वो सस्ता है। क्या ये आता है कॉन्ट्रा की क्राइटेरिया में? एब्सोल्युटली, आपने सही कहा, ये भी एक क्राइटेरिया है। आप ऐसे देख सकते हैं कि एक सेक्टर में शायद सेक्टर आउट परफॉर्म करे हैं, पर उस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अन्य स्टॉक्स के हिसाब से उनका वैल्यूएशंस अभी तक री-रेट नहीं हुआ है, या उनका वैल्यूएशंस अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन वैल्यूएशंस कम है।
तो ये भी कॉन्ट्रा कहा जा सकता है, और ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है जो ऐसे स्टॉक्स है एक ही सेक्टर में जहां पे वैल्यूएशन डिफरेंशियल हम देख सकते हैं, तो वो भी हम कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये जिसको हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन चल रहा है इस वक्त बहुत बार बाजार में, कि सब चल रहा है, ये वाला सेक्टर नहीं चला, तो इसको मान लेना चाहिए कि ये कॉन्ट्रा कॉल बनेगी इसमें। अच्छा, आप लोगों का जो पोर्टफोलियो आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका कोई रूल है कि कितना लार्ज कैप रखें, कितना स्मॉल मिड रखें, कोई फार्मूला है या कोई रेगुलेटरी जरूरत है या आपकी मर्जी से? नहीं, इसमें कोई रेगुलेटरी जरूरत नहीं है, और हम ये जो पोर्टफोलियो चलाते हैं वो फ्लेक्सी है, यानी कि हमारा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। टिपिकली हम जैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 50% हम लार्ज कैप रखते हैं, बाकी मिड और स्मॉल कैप रखते हैं, बट ऐसा कोई रेगुलेटरी या इंटरनल रूल नहीं है। तो जैसे आज हमारा पोर्टफोलियो है वो अबाउट 60-65% लार्ज कैप है और बाकी मिड और स्मॉल कैप है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है, फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है, और जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है आइदर फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव या स्टॉक पर्सपेक्टिव, हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना लार्ज कैप होना चाहिए या इतना मिड और स्मॉल कैप होना चाहिए। तो शिवल जी, लार्ज कैप में तो बहुत कम ऑप्शन मिलते होंगे क्योंकि यूनिवर्स ही छोटा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लार्ज कैप में भी कॉन्ट्रेरियन आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आईटी सेक्टर, काफी सालों से आईटी सेक्टर में हम पेन देख रहे हैं, पर आईटी सेक्टर को अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वहां पे काफी इंप्रूवमेंट हमने देखा है, काफी कंपनीज में वैल्यूएशन री-रेटिंग देखी है, पर लार्ज कैप आईटी कंपनीज आज भी वैल्यूएशन उनके हिस्ट्री से या मिड कैप के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में लार्ज कैप आईटी आज भी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। और अगर एक्सपेक्टेशन हम माने कि यहाँ से डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जो टेक स्पेंड यहाँ से ऊपर जाएगी, एआई एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सेट हमें प्रेजेंट कर रही है मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए, तो लार्ज कैप आईटी में हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आज नजर आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि लार्ज कैप सेगमेंट, आईटी जैसे लार्ज कैप सेगमेंट में भी हम कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आगे कुछ सेक्टर्स की चर्चा करेंगे कि क्या उनमें इस वक्त कॉन्ट्रा बेट ली जा सकती है क्या। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं कोटक इंडिया कॉन्ट्रा इक्विटी फंड के बारे में। क्या आपको लगता है कि एनर्जी, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेरियन बेट टेक्नोलॉजी में हो सकती है? तो हमारे हिसाब से आज अगर हम देखें तो 3 सेगमेंट्स में हमारा कॉन्ट्रेरियन थीसिस है। एक, जैसे हमने डिस्कस किया, लार्ज कैप टेक्नोलॉजी। सेकेंड हमारा थीसिस है कंजम्पशन, यानी कि बोथ स्टेपल्स एंड सम पार्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। अगर आप देखें तो मास कंजम्पशन कोविड के बाद प्रीमियम कंजम्पशन के तुलना से काफी नीचे है, डिमांड ग्रोथ काफी म्यूटेड रहा है, पर इंक्रीमेंटली देखें तो एक तो फार्म इनकम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खरीफ सीजन के बाद फार्म इनकम में इंप्रूवमेंट आ सकती है। सेकेंडली, रूरल जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है वो कम हो रहे, यानी कि रियल रूरल वेजेस यहां से ऊपर जा सकते हैं। तो कंजम्पशन हमारा एक कॉन्ट्रेरियन थीम है। और थर्ड थीम हमारा है कि लार्ज कैप बैंक्स में आज बहुत प्रेशर है, पर लार्ज कैप स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम 1-2 साल आगे देखें तो वहां पे रिटर्न रेशियोज, अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफी इंटैक्ट है, पर आज उनका वैल्यूएशन बोथ मार्केट के हिसाब से और उनकी हिस्ट्री के हिसाब से वैल्यूएशन फेवरेबल है। तो ये 3 सेगमेंट्स है जहां पे हम कॉन्ट्रेरियन व्यू सेक्टर वाइज हमारा आज बन रहा है। शिवानी जी, क्या कई बार ऐसा होता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक में एक पीयर प्रेशर भी होता है कि सबके फंड में है, मैं क्यों न लूं, भले ही वो परफॉर्म ना करे? नहीं, सो हमारा फंड, जब हम फंड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम अपने थीसिस के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एक बेंचमार्क है जो NSE 500 है, तो हम बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए फंड कंस्ट्रक्ट करते हैं। पर ऑब्वियसली जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक का पोर्टफोलियो हम टिपिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारा जो थीसिस है वो, जैसे मैंने कहा, पहले तो हम यूनिवर्स बनाते हैं और उस यूनिवर्स, कॉन्ट्रेरियन यूनिवर्स से हम बेस्ट 50-60 आइडियाज हम पोर्टफोलियो में
पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक यूनिक पोर्टफोलियो है। हम इस पोर्टफोलियो में काफी रिसर्च करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि इस सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है तो, और या इस सेक्टर का वैल्यूएशन कम है तो हम पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का एक जो फिल्टर आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग फिल्टर है, और उस फिल्टर को ध्यान में रखते ही हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेरी वेल। अच्छा, मैं पूरे आपके फंड को देखूं तो इसमें जैसे मार्केट वाइड अगर आप देखें तो नो डाउट कि लार्ज कैप आपको इस समय वैल्यू दिखेंगे, कॉन्ट्रा कॉल दिखती है, इसमें कॉन्ट्रा बाई हो सकता है। मिड कैप चूंकि ओवर वैल्यूड है तो आपने अपना पोर्टफोलियो भी वैसे ही किया है, थोड़ा अपवर्ड बायस लार्ज कैप की तरफ है, मिड कैप में थोड़ा सा अंडरवेट है कंपैरेटिवली कैटेगरी की मैं कह रहा हूँ, और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर रखा है। लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो वो बिल्कुल मैच कर रहा है मार्केट से, वो वैल्यू नहीं दिखा रहा, वो तो लग रहा है कि फुल्ली वैल्यूड है। तो अगर आप पोर्टफोलियो का ट्रेलिंग 12 मंथ पी देखें, जून का डेटा है, तो पोर्टफोलियो का ट्रेलिंग 12 मंथ पी अबाउट 22.6 टाइम्स है ट्रेलिंग 12 मंथ, और जो बेंचमार्क है हमारा फंड का निफ्टी 500, उधर ट्रेलिंग 12 मंथ पी इज अबाउट 27 टाइम्स। तो हमारे बेंचमार्क के तुलना से पोर्टफोलियो का पीई कम है, दैट्स नंबर वन। और सेकेंड, अगर आप फंड का रिटर्न रेशियो देखें, आरओई देखें, तो वो क्लोज टू 16% है, विच इज अगेन मार्केट के हिसाब से आरओई बेटर है। तो वैल्यू और फंडामेंटल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसका जो आउटकम है वो नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू बायस है पर हम फंडामेंटल्स को नहीं भूल रहे हैं, और फंड का जो आरओई है वो काफी हेल्दी है। ओके, शिवानी, एक क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। इस सेक्टर पे आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, इसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ईवीज़ का एक अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ईवी चल रही है कि रुक गई है। इंटरनेशनली बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि बहुत जगहों पे ये माना जा रहा है कि अभी भी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बैटरी बहुत महंगी, 7 साल हो रहे हैं, जो भी है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी उस दौर से गुजर रहा है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ पे काफी डिबेट चल रही है ईवी वर्सेस हाइब्रिड या कोई और नया टेक्नोलॉजी, और ये डिबेट हमारा मानना है कि कुछ और दिनों तक ये डिबेट चलता रहेगा। पर हम ऑटो का जो पोजीशनिंग है पोर्टफोलियो में, आज के तारीख पे अगर हम पोर्टफोलियो जून एंड का पोर्टफोलियो देखें तो हमारा ओवरवेट स्टांस रहा है ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर। इस सेक्टर में हमारा जो पोजीशनिंग आज है वो हम टू व्हीलर्स पे ओवरवेट है। ये जो हमारा थीसिस है कि रूरल में हम रिकवरी देख रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो टू व्हीलर सेगमेंट पे भी हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके कारण फंड टू व्हीलर्स पे ओवरवेट है। और सेकेंडली, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, जहां पे डिमांड जो कि ओईएम से डिमांड आती है, प्लस जो व्हीकल का जो आज कंटेंट है वो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, इस कारण ऑटो एंसिलरी में भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस फंड का जो पोजीशनिंग रहा है बोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जहां पे ओवरवेट टू व्हीलर्स, थोड़ा बहुत पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी हमारा एक्सपोजर है, और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर यानी ऑटो एंसिलरी सेक्टर, इस सेक्टर में हमारा ओवरवेट पोजीशन है। तो ओवरऑल सेक्टर बेंचमार्क से हमारा पोजीशन आज भी ओवरवेट रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप रूरल और सेमी अर्बन थीम पे ज़्यादा बुलिश हैं, कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे, क्योंकि टू व्हीलर्स, एफएमसीजी, स्टेपल्स, एनर्जी भी मैं मानता हूँ कि सेमी अर्बन थीम ही है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी। क्या ये सही है कि आपने कॉन्ट्राबेट ये ली है कि हमें वो वाली थीम ज़्यादा प्ले करनी है, रादर की प्रीमियमाइजेशन, मेट्रो और बहुत जो छोटे सेक्शन के ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं उसके बजाय? एब्सोल्युटली। तो आपने सही कहा, कोविड के बाद प्रीमियमाइजेशन थीम काफी जोर से हमने देखा। हर सेगमेंट में जो प्रीमियम कैटेगरी में डिमांड रिवाइवल कोविड ट्रेंड से ऊपर रहा है, पर जो रूरल या मास सेगमेंट, बोथ अर्बन मास और रूरल मास सेगमेंट में डिमांड आज भी कोविड ट्रेंड लाइन से नीचे है। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इनकम लेवल जो भी हम हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ट्रैक कर रहे हैं, तो रूरल इनकम में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट डिमांड है वो डिमांड नीचे आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ दिख रही है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं वहां से वो जो काम कर रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना जो इनकम है वो रेमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे मॉनसून भी काफी नॉर्मल रहे हैं और धीरे धीरे हमारा मानना है कि रूरल इनकम पे इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे। और उसी थीसिस को हम कॉन्ट्रा फंड में अलग अलग सेक्टर्स के माध्यम से प्ले कर रहे हैं। टू व्हीलर्स जैसे मैंने कहा, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर्स, ऐसे ऐसे एग्रोकेमिकल्स, इन सेगमेंट्स के माध्यम से हम रूरल थीसिस, कॉन्ट्रेरियन थीसिस प्ले कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली क्या फार्मा और एग्रोकेम आपको लगता है कॉन्ट्राबेट हो सकती है? तो फार्मा एक सेक्टर है जहां पे हमारा ओवरवेट पोजीशन है, इनफैक्ट ये टॉप ओवरवेट सेक्टर है हमारे फंड में। फार्मा में दो सेगमेंट्स या एक्चुअली 3 सेगमेंट्स में हमारा पोजीशनिंग रहा है। एक तो जो यूएस जेनरिक्स, जहां पे प्राइसिंग इरोजन या प्राइसिंग प्रेशर हमारा मानना है कि कम होता जा रहा है और प्राइसिंग जो इरोजन हो रही थी 5-6%, वहां पे काफी हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और इसके कारण अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। सेकंड सेगमेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स स्पेस, जहां पे स्टेडी स्टेट 9-10% ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो वो एक सेगमेंट जहां पे हमारा एक्सपोजर है। और थर्ड है हॉस्पिटल्स, बट हॉस्पिटल में हमने स्टॉक स्पेसिफिक एक्सपोजर लिया है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है और जहां पे हमें ग्रोथ या ट्रेजेक्ट्री, अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री पे भी कंफर्ट है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर जो सेगमेंट है वो हमारे फंड में ओवररेट है। ओके शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प बातचीत थी और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं वो इससे काफ़ी सीखेंगे और समझेंगे कि इस फंड में स्टॉक कैसे चुने जाते हैं और आपका फंड मैनेजर कितना एक्टिवली काम करता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन था, थैंक यू। तो इस हफ्ते फायदेमंद फंड्स में इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।